स्पेन ऑफ कंट्रोल इज नोन एज, स्पेन ऑफ कंट्रोल को मेनली इनमें से क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पहले मैं करवाया हूं, आई होप। जैस आज मैंने हिंदी में टाइम की वजह से मैं आज हिंदी में नहीं रख पाया क्वेश्चन, ठीक है, बट कोशिश ये रहेगी कि हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया जाए, ठीक है। स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये उम्मीद है आप इसको समझ पा रहे होंगे। आज हिंदी में थोड़ी सी नहीं लाया पाया मैं बस समझा दीजिए, ठीक है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब यही होता है कि जो भी ऑफिसर्स है वो कितने तक कंट्रोल कर रहे हैं अपने अंदर में, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, सेम कॉन्सेप्ट है। चलिए मैं पोल प्रोवाइड कर रहा हूं। ओके, 7 6 5 4 3 2 1, लेट्स गो। चलिए, तो दिस टाइम आई कैन सी दैट Shraddha, Manisha, Mansi, Sunita, Anand, Jazz, Mamuni, 7 has given the very correct answer. Very good, congratulations. And for this question the correct answer will be option number C, military type of format, ठीक है। स्पैन ऑफ कंट्रोल में ये होता है कि आप कितने लोगों को कमांड कर रहे हो, ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स यू आर एक्चुअली कमांडिंग, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे डी लिखा हुआ है, इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल is also known as military type of format. This concept is propagated by फेमस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरिस्ट F.W. टेलर, ठीक है। F.W. टेलर के द्वारा ये कॉन्सेप्ट प्रोपोगेट किया गया था, आप सबको पता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि F.W. टेलर ने इसको प्रोपोगेट किया था, लेकिन बाद में एक थिंकर है सर यान हैमिल्टन, ठीक है, याद रखिए सर यान हैमिल्टन है, उन्होंने इस आइडिया को डेवलप किया था, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सर यान हैमिल्टन जो है उन्होंने इस आइडिया को डेवलप किया था। चलिए, तो हम लोग जल्दी से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं F.W. टेलर। व्हाट आर द थिंग्स यू रिमेंबर अबाउट F.W. टेलर? F.W. टेलर का नाम आते के साथ कौन कौन सी चीजें आपके माइंड में आती है? यहाँ पे स्पेलिंग लिखा हुआ है, श्रद्धा देखो, ध्यान देखिए स्क्रीन पे, बिल्कुल साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध, बिल्कुल एपीस रेट सिस्टम, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, वेरी गुड, ये सारी उनकी किताब है। और क्या आइडिया है? व्हाट आर द आइडियाज? और क्या कौन कौन सी आइडिया है? बहुत सारी चीजें, आप लोग जल्दी जल्दी बताएं, नहीं तो मैं बताऊंगा फिर। बिल्कुल इकोनॉमिक मैन, वेरी गुड, साइंटिफिक मैनेजमेंट। अच्छा ये बताइए, साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म को किसने कॉइन किया था? हु कॉइन्ड द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट? बिल्कुल लुइस ब्रांडिस, वेरी गुड, लुइस ब्रांडिस ने इस टर्म को कॉइन किया था। बिल्कुल, साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब, वेरी गुड, ओके वेरी गुड। और कौन कौन सी चीज थी? बिल्कुल बिल्कुल फंक्शनल फॉर्मैनशिप, जिसके अंदर में 8 आपके फॉरमैन होते थे, ठीक है, ऑफिसर्स होते थे, वर्कर्स होते थे, बिल्कुल। और क्या चीजें थी? क्या और भी कुछ थी? साइंस जो था वो रूल ऑफ थंब नहीं है, ठीक है, पब्लिक साइंस जो है वो रूल ऑफ थंब नहीं है, बिल्कुल टाइम स्टडी, टाइम एंड मोशन स्टडी, ठीक है। मेंटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, क्योंकि वर्कर्स और जो मैनेजर्स होते हैं उनके बीच में अच्छे से कॉपरेशन हो सके, बिल्कुल मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, ये सारी चीजें दी थी। और कुछ छूट रही है? एनी मोर थिंग्स? फटीग स्टडी, बिल्कुल ये भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इनसे रिलेटेड ये सारी याद रख सकते हैं। चलिए, अगर इनके बुक्स देखा जाए तो बुक्स जो इनके हैं, ए पीस रेट सिस्टम, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, ठीक है, ये सारे उसको मेनली जो 4 बुक हैं वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 4 बुक्स हैं वो इंपॉर्टेंट आ सकते हैं एग्जाम में, और सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना, ठीक है, उसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना। बिल्कुल, सॉफ्ट मैनेजमेंट 1903, ठीक है, इसकी जो ईयर थी आई थिंक, यस बिल्कुल। तो ये चीजें आप लोग याद रख सकते हैं, बिल्कुल। तो वो इंपॉर्टेंट है बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। सॉफ्ट मैनेजमेंट 1903 कहीं पे मिलेगा, कि 1904 कहीं पे मिलेगा, ठीक है। एपीस रेट सिस्टम कब आया था? एपीस रेट सिस्टम कब आया था, कौन बताएंगे? एपीस रेट सिस्टम 6 1906, और कोई कुछ बताएंगे? 1895, और कुछ? 1911, देखिए सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। 1908, नो। 1895, बिल्कुल। देखिए सबसे पहला जो बुक था वो ए पीस रेट सिस्टम था, ठीक है, सबसे पहला बुक जो था वो ए पीस रेट सिस्टम ही था, ठीक है। तो 1895 ही है उसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? First Middlebrook Conference laid the foundation of new public administration and second Middlebrook Conference was chaired by Rosemary O'Leary। आप लोगों को बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं आपको पोल प्रोवाइड कर रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। आई थिंक ये हिंदी में समझने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए, क्या है, क्या कोई इशू है? स्क्रीन पीपीटी समथिंग कुछ? अगर कोई इशू है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। वेरी गुड, लेट्स गो फॉर द रिजल्ट। दिस टाइम आनंद मामुनी, दो लोगों ने मात्र करेक्ट आंसर किया है। ये क्या हुआ? पोल 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 नहीं आया। ओके, मैं फिर से पोल दे रहा हूं। आई एम गिविंग अगेन, मैं पोल आप लोगों को फिर से दे रहा हूं, ठीक है? मैं पोल दे रहा हूं फिर से। ओके 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 ओके, ठीक है, मैं पोल फिर से दे रहा हूं। चलिए, 12 लोगों ने आंसर कर दिया है, मात्र 2 लोग बचे हुए हैं। जल्दी से आंसर कर दीजिए, कौन सा स्टेटमेंट में से करेक्ट है? चलिए, वेरी गुड, लेट्स गो। दिस टाइम आई कंसीडर मानसी, मनीषा, नमन, आनंद, विश्वजीत, सुलभ, सुनीता, जैस, श्रद्धा, शुभ्रांशु, सुषमा, मामुनी। वेरी गुड, 12 लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सिर्फ आपका ऑप्शन ए सही है, स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। बिकॉज जो आपका सेकंड मिडलब्रुक कॉन्फ्रेंस था वो फ्रेडरिक्सन के द्वारा क्या किया गया था? इसको चेयर किया गया था, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन, ठीक है, 1988, ठीक है। बिल्कुल, थर्ड जो मिडलब्रुक कॉन्फ्रेंस जो कब हुआ था? 2008 में हुआ था, इसको याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इसको चेयर किया था रोजमेरी ओलियरी ने, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये मिडलब्रुक कॉन्फ्रेंस क्या है और इसको क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। हमें देखने को मिलता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंटल फेज को आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कई फेजेस में है, बट 1968 हनी रिपोर्ट के बाद 1968 फर्स्ट मिडलब्रुक कॉन्फ्रेंस। सेकेंड, इसमें हम लोग फर्स्ट में देखने को मिलता है कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को नवीन बनाने की कोशिश की जाती है। और इसमें रिलेवेंस, एक्शन, वैल्यू, चेंज, ये सारी चीजें ऐड करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल, थ्री का भी कॉन्सेप्ट था। और जो सेकेंड मिडलब्रुक कॉन्फ्रेंस था वो चेयर किया जाता है आपके फ्रेडरिक्सन के द्वारा, और इसमें मैनेजमेंट की बात की जाती है, मार्केट ओरिएंटेड बनाने की बात की जाती है एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बिल्कुल, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है। इन चीजों को आप लोग याद रखिएगा। और थर्ड मिनोब्रो कॉन्फ्रेंस जो था, बिल्कुल क्लाइंट फोकस था वो। और थर्ड मिनोब्रो कॉन्फ्रेंस जो था वो कब हुआ था? वो 2008 में हुआ था, उसको रोजमेरी ओलियरी ने चेयर किया था। बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए, तो अब आगे देखते हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें जो लिखी हुई है उसके बारे में। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर ब्यूरोक्रेसी टर्म की बात की जाए तो फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी कौन माने जाते हैं? जल्दी से बताएं, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी? कौन बताएंगे? एक बार में नाम आना चाहिए। बिल्कुल, मैक्स वेबर। वेरी गुड, वेरी गुड। मैक्स वेबर की इंपॉर्टेंट किताब का नाम बताइए। व्हाट आर द बुक्स ऑफ मैक्स वेबर? क्या याद आता है उनका बुक? देखते हैं कितने लोगों को याद है, कितने लोगों को याद नहीं। चलिए, याद नहीं है लिखिए, नो नो इशू। वीवर, वीवर फ्रैंकफर्ट से कहा थे? नो, फ्रैंकफर्ट से वो नहीं थे। वेबर, मैक्स वेबर जो है उनकी इंपॉर्टेंट किताब, आई एम आस्किंग अबाउट बुक, सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। आई एम रिपीटिंग प्लीज, मैं बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान सुनिए। आप लोग सबको याद है, मुझे पता है, ठीक है, ध्यान सुनिए। सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन, साइंस एज ए वोकेशन, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट किताब है, और भी कई सारी इंपॉर्टेंट किताब है। स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म करके एक किताब है, मैं पूरा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ है ऐसे, ठीक है, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो ये फिर ठीक है, मैं फिर से, सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पॉलिटिक्स ऑफ वोकेशन, पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन है,
पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन एंड साइंस एज ए वोकेशन, साइंस एज ए वोकेशन, बिल्कुल जैस, वो भी उनकी किताब है, तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आता है मैक्स वेबर। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैक्स वेबर जो है वो ब्यूरोक्रेसी के फादर इसलिए माने जाते हैं बिकॉज he gave the concept of ideal form of bureaucracy. He was the first who formally कैरेक्टराइज्ड, मतलब इन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया पूरे ब्यूरोक्रेसी को। ठीक है, ये चीजें आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। बिल्कुल आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी की इन्होंने बात की थी और इन्होंने डीपर्सनलाइजेशन यानी कि ब्यूरोक्रेसी में आपके पर्सोनिफिकेशन ना हो पाए इसकी उन्होंने कोशिश की थी। ठीक है, चलिए बिल्कुल ओके। चलिए यहाँ सुनर एक चीज और ला दी निकाल के, लीगल अथॉरिटी, कॉस्मेटिक अथॉरिटी एंड लीगल रेशनल अथॉरिटी। वेरी गुड। देखिए इन्होंने मैक्स वेबर को इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी की बात की थी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, क्रिज्मेटिक अथॉरिटी एंड लीगल रेशनल अथॉरिटी। मुझे लगता है ये सबके लिए क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ओके, एक चीज और आता है एग्जाम में कि ये जो टर्म है ब्यूरोक्रेसी, उसको किसने क्वाइन किया था? याद रख सकते हैं, हु क्वाइन द टर्म ब्यूरोक्रेसी, तो इसको क्वाइन किया था विंसेंट डी गौर ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा, विंसेंट डी गौर ने, यहां पे लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलिए, इसके पहले आ गया यहाँ पे मिनोग्रो कॉन्फ्रेंस 1 और मिनोग्रो कॉन्फ्रेंस 2। इसके बीच में जो भी आपके डिफरेंसेस है, दोनों के बीच में क्या अलग अलग चीजें हैं, उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आप लोग चाहे तो पढ़ लीजिएगा। क्या मैं समझा दूं या आगे बढ़ू? आप लोग जैसा बोलोगे मैं करूंगा। कैन आई एक्सप्लेन इट और मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन? जल्दी से समझा दीजिए। ओके चलिए समझा देते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हमें देखने को मिलता है, ओके ठीक है, मैं जल्दी से कर देता हूं, प्लीज वेट, गिव मी 1 मिनट। चलिए, हमें देखने को मिलता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज, मिनोग्रो कॉन्फ्रेंस 1 जो होता है 1968 में, जिसको हमें देखने को मिलता है यहां पर मेनली जो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के जो लोग थे, मतलब जो अपने आप को पॉलिटिकल साइंटिस्ट मानते थे, वो लोग खास करके इस एक डिबेट में, इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन मिनोग्रो कॉन्फ्रेंस जो 2 था उसमें अलग अलग फील्ड से, मतलब जो लीगल फील्ड से है, जो आपके हिस्टोरिकल फील्ड से है, जो इकोनॉमिक्स के फील्ड से है, ये सारे अलग अलग फील्ड से लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, मिनोग्रो कॉन्फ्रेंस 1 को क्या किया था, इसमें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको रिलेवेंस और एक्शन ओरिएंटेड बनाने की कोशिश की गई थी। वहीं मिनोग्रो कॉन्फ्रेंस 2 जो था वो इस बात पे फोकस कर रहा था कि उसका आउटकम कितना है, क्या उससे क्लाइंट हैप्पी रख सकते हैं कि नहीं, रहते हैं या नहीं रहे, उसका क्लाइंट तक रीच कितना है, क्या क्लाइंट को डायरेक्टली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट, राइट मैनेजमेंट की जो बात की गई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो यहीं पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ओके, इसके बाद आप देख सकते हैं, इट वाज डिसाइडेडली एंटी बिहेवियर। ठीक है, इट वाज मोर पर्सपेक्टिव टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बिहेवियरल साइंसेज टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर दोनों में बात की जाए, मिनोग्रो कॉन्फ्रेंस 1 और 2 दोनों में बिहेवियर ज्यादा कौन था, तो ये आपका मिनोग्रो 2 जो था वो ज्यादा बिहेवियर या ज्यादा व्यवहारिक हमें नजर आता है। ठीक है, तो बाकी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा, बस इतना इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आप लोग जल्दी से एक कमेंट बता दीजिए कि मिनोग्रो कॉन्फ्रेंस 1 जो था इसकी रिपोर्ट को किसने कंपाइल किया था? हु कंपाइल्ड द रिपोर्ट ऑफ मिनोग्रो कॉन्फ्रेंस 1? डू कमेंट फास्ट, आई एम वेटिंग। बिल्कुल, फ्रैंक मैरिनी। क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट रिपोर्ट? टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोग्रो पर्सपेक्टिव। 19 व्हाट वाज द ईयर? 1968, 71, 72? वाल्डो नहीं था, वाल्डो नहीं था सुनीता। 1971, वेरी गुड, 1971 था। 1968 में हुआ था मिनोग्रो कॉन्फ्रेंस, उसकी रिपोर्ट जो है कंपाइल करके टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोग्रो पर्सपेक्टिव जो लाया गया था फ्रैंक मैरिनी के द्वारा, वो 1971 में पब्लिश हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वाज कॉइन्ड बाय whom? किसने इस टर्म को कॉइन किया था? चलिए वेरी गुड, 15 लोगों ने आंसर कर दिया है, एक लोग कौन बचे हुए? चलिए उन्होंने भी आंसर कर दिया, वेरी गुड। लेट्स गो फॉर द रिजल्ट दिस टाइम। सुनीता, विश्वजीत, मानसी, मनीषा, श्रद्धा, जगदीप, राहुल, सुषमा, सोनल, शुभम, सुलभ, मामुनी, वेरी गुड। 12 लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। अंडरस्टैंड, 4 लोगों ने ऑप्शन नंबर डी आंसर मार्क किया है, क्या बात है। 4 हैज गिवन आंसर डी। गाइस द करेक्ट आंसर इज क्रिस्टोफर हुड।
ठीक है, सुलभ आपने कमेंट में आंसर किया है, बट कमेंट में आंसर मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी लोग उसको देख लेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा। चलिए, तो क्रिस्टोफर हुड जो है उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे आया है एक नया नाम, वुड्रो विल्सन, बिल्कुल। तो वुड्रो विल्सन के बारे में क्या पता है? व्हाट डू यू नो अबाउट वुड्रो विल्सन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? 1887 में आया था। क्या आया था? व्हाट वाज द व्हाट वाज द रिपोर्ट था, बुक था, 14 प्रिंसिपल। चलिए, वो तो आइडियलिस्टिक आईआर में आप चले गए। स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था या स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था या एडमिनिस्ट्रेशन था? बस इतना कंफर्म कीजिए आप लोग। पब्लिक टर्म था, यस और नो? वेरी गुड, पब्लिक टर्म नहीं था। इसको आप लोग याद रखिएगा, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाम का एक आया था। इसको आप लोग गलती से गलती मत कीजिएगा, मैं बार बार बताता हूं इसको। लोग पब्लिक ऐड कर देते हैं अपने मन से, सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं इसलिए वहां पब्लिक होगा, ठीक है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्वाइंड बाय हुम? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्वाइंड बाय हुम? तो देखना होगा विश्वजीत, वो एक्चुअली किसने उस टर्म को कॉइन किया था। चलिए, बिल्कुल आगे देखते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी जो टर्म है उसको बताया, क्योंकि वो फर्स्ट फेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बिलोंग करते हैं। फर्स्ट फेज 1887 से 1926, ठीक है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए, बिल्कुल ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और हमें देखने को मिलता है आपके अमेरिका के प्रेसिडेंट भी होते हैं वुड्रो विल्सन। और वुड्रो विल्सन खास करके आईआर में भी इनको आइडियलिस्टिक थिंकर माना जाता है, और इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ 14 प्रिंसिपल की बात की। यूएल गोस्वामी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉइन किया था। उन्होंने मुझे याद आ रहा है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टर्म को कॉइन किया था। हु कॉइन द टर्म? कब दिए थे 14 प्रिंसिपल? वो उसी टाइम 1919 के आसपास में ही दिए थे, ठीक है। चलिए, बिल्कुल वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टर्म को कॉइन किया था। फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो माने जाते हैं आपके, क्या नाम था उनका? नो स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही होगी मुझे लग रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? ओके ओके, चलिए, जिनको विजिबल नहीं है वो जल्दी से। चलिए, मैं आपको पोल प्रोवाइड कर रहा हूं, इनमें से कौन मैनेजरियल है या मैनेजरियल या जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है प्लीज फास्ट। ओके, प्लीज रिजवाइन फास्ट। अब बाकी को पोल दे रहा हूं। ओके, चलिए, 12-13 लोगों ने आंसर कर दिया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए, 7 मोर सेकेंड्स आर रिमेनिंग। ओके, लेट्स गो। दिस टाइम शुभम, सोनल, श्रद्धा, सुनीता, मानसी, मनीषा, शुभ्रांशु एंड मामुनी, वेरी गुड। 8 हैज गिवन द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव, ठीक है। ए बी सी डी ये चारों जो थिंकर हैं, यानी कि लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन, विक्टर थॉमसन एंड हेनरी फ्यूल, ये जितने सारे थिंकर्स हैं वो सारे के सारे जो है वो आपके मैनेजरियल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखते हैं, ठीक है, मतलब ये नैरो सेंस रखते हैं। अभी भी स्लाइड नहीं दिख रही है क्या? सुषमा लिख रहे हैं स्लाइड नहीं दिख रही है, बाकी लोग जल्दी से बता दीजिए। ठीक है,
ओके, क्लियर है, क्लियर है। ओके, थैंक यू। चलिए, तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा बात करते हैं लूथर गुलिक। लूथर गुलिक एंड गुरुविक दोनों को एक साथ बात कर लेते हैं। आप लोग इनको कैसे जानते हैं? व्हाट आर द थिंग्स एसोसिएटेड विद लूथर गुलिक एंड उर्विक? बिल्कुल, फास्ट फॉरवर्ड कंसेप्ट हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ठीक है, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। वेरी गुड। पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल, वेरी गुड। 4P का कॉन्सेप्ट, पर्पस, प्लेस, पर्सन एंड समथिंग एक और था, बोल रहा हूं मैं। पीओसीसीसी इनका नहीं है सुलभ, पीओसीसीसी जो है वो है हेनरी फ्योल का, ठीक है, वो हेनरी फ्योल का होगा। क्लास होगी कि नहीं कोई बताओ जरा, ये मत कहना कोई मुझे नहीं पता। क्लास राहुल क्या पूछ रहे हैं आप? क्लास तो हो रही है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं वो। चलिए, ठीक है, वेरी गुड। तो आप लोग सभी ने सही कहा, 8 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो, ठीक है। वो पीओसीसीसी जो है वो आपका किससे है? वो आपका, आवाज किधर है फिर? प्लीज रीज्वाइन, रीज्वाइन कर लीजिए। चलिए, तो ओके 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 ओके, चलिए, ओके, वेरी गुड। बाकी चलिए, इसके बाद आपके आते हैं हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन कैसे याद आता है आप लोगों को? व्हाट आर द थिंग्स एसोसिएटेड विद हर्बर्ट साइमन? हर्बर्ट साइमन, बिल्कुल, एट प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उर्बिक की है, बिल्कुल। रैशनल डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल, रैशनल डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, बाउंडेड रैशनैलिटी की बात करते हैं, मॉडल सम्मान की बुक है, सेटिस्फाइसिंग का कॉन्सेप्ट देते हैं, नोबेल पुरस्कार भी जीते थे, वेरी गुड। इन्होंने साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवर्ब्स कहा, मैथ्स मैथ्स कहा, कहावत कहा, वेरी गुड, ये भी इंपॉर्टेंट है। और क्या याद आता है? समथिंग मोर, और कुछ है? हर्बर्ट साइमन बिहेवियरल थिंकर है, ठीक है। जोन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, बिल्कुल, वो जो रेशनैलिटी की बात करते हैं, बाउंड्री रेशनैलिटी, वहां पे बात करते हैं आप कितना जोन में आप डिसीजन को एक्सेप्ट कर पाते हो, ठीक है। चलिए, बिल्कुल, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हेनरी फ्योल, हाउ डू यू रिमेंबर हेनरी फ्योल? हेनरी फ्योल को कैसे याद करते हैं? काफी इंपॉर्टेंट थिंकर है। जिन हेनरी पीओसीसीसी, बिल्कुल, टीओसीसीसी, बिल्कुल, इसे आप लोग याद करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट है। और क्या है? और क्या याद आता है? 14 जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, वेरी गुड। उनकी जो किताब है वो है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, बिल्कुल, वेरी गुड। और इनकी जो मैनेजरियल थिंग्स थी, मतलब हमें देखने को मिलता है कि हेनरी फ्यूल जो है वो ज्यादा बेहतर आइडिया देते हैं किनसे? आपके FW टेलर, ठीक है। तो ये सारी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज मतलब इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? ओके, चलिए, तो 14 लोगों ने आंसर कर दिया है, क्या बात है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। एक लोग बचे हुए हैं दिस टाइम। राहुल, श्रद्धा, सुनीता, सोनल, मनीषा, मानसी, सुलभ, जैस, विश्वजीत, सुषमा, शुभ्रांशु, शुभम, मामनी, वेरी गुड, क्या बात है। 13 लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। एंड एक लोगों का ऑप्शन गलत हुआ है। द करेक्ट आंसर इज ग्रैप वाइन, ठीक है। ग्रैप वाइन मतलब, ग्रैप्स का मतलब क्या होता है? अंगूर, वाइन का मतलब शराब, ठीक है। मतलब एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं थिंकर्स इस इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के माध्यम से, वो समझिए। इसमें मेनली ये है कि आप अगर किसी ऑफिस में काम कर रहे होते हो तो कोई जरूरी नहीं आप सिर्फ ऑफिशियल बातें ही करते हो। कई बार आप अपने घर की बातें, फलाना आदमी की बातें, बगल वाले पर्सन जो बैठे हुए उसकी बातें किसी और से आप कह रहे होते हो। मतलब जो इनफॉर्मल बातें होती है, जो ऑफिशियल बातें नहीं होती है, उसको किस कैटेगरी में रखने की कोशिश किया गया, तो उसको हम लोग इनफॉर्मल चैनल में, और उसको ग्रैप वाइन भी कहा जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग गॉसिप बोलते हैं, गॉसिप, गपसप, रूमर, ठीक है, ये सारी बातें। जैसे आप लोग स्कूल में क्या करते हो, अपने बेंच पे बैठ के सर पढ़ा रहे होते हो कुछ और, आप लोग बात कर रहे होते हैं कुछ और, ठीक है। ये सारी चीजें कॉमन होती है, हर लोग करते हैं। तो ये चीजें जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग थिंकर। आपको मैच करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं आपको पोल प्रोवाइड कर रहा हूँ। FW टेलर, चेस्टा बार्नार्ड, हेनरी फ्यूल, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग।
चलिए टाइम इनफ है, आराम से आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए 12 लोगों ने आंसर किया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। दिस टाइम विश्वजीत, आनंद, सुनीता, मानसी, नमन, श्रद्धा, सोनल एंड शुभ्रांशु, क्या बात है, 8 ही लोग करेक्ट आंसर दिए हैं, बाकी लोग 4 लोगों का आंसर गलत हो गया, ये कैसे हो गया? सिंपल सी बात है, आप लोग मिला सकते थे। फ्रेडरिक हर्जबर्ग किसकी बात करते हैं? टू फैक्टर थ्योरी की बात करते हैं, उसमें उन्होंने डिससेटिस्फायर की बात की है, ठीक है, डिससेटिस्फायर की बात की है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए कैसे, एच डब्ल्यू टेलर इंसेंटिव सिस्टम की बात करते हैं, चेस्टर बार्नार्ड जोन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, हेनरी फ्यूल जो है वो स्केलर सिस्टम की बात करते हैं, और आपके फ्रेडरिक हर्जबर्ग जो है वो डिससेटिस्फायर की बात करते हैं, ठीक है। जोन ऑफ एक्सेप्टेंस साइमन की है, जोन ऑफ इंडिफरेंस, हाँ मुझे भी लग रहा है ऐसा ही है, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, बिल्कुल जोन ऑफ एक्सेप्टेंस मुझे लग रहा है साइमन की है। इनडिफरेंस जो है, इनडिफरेंस, चलिए कोई नहीं, इसको आप लोग ठीक कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग ठीक कर लीजिए, जोन ऑफ इनडिफरेंस, ठीक है। तो जोन ऑफ इनडिफरेंस जो है वो साइमन की है, सॉरी, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो साइमन की है, जोन ऑफ इनडिफरेंस जो है वो आपका चेस्टर बार्नार्ड की है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिए, चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ओके चलिए कोई नहीं, ओके ओके ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, बाकी आप लोग मैच कर लीजिएगा, बाकी आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे बाकी चीजें लिखी हुई है, ओके, एक इंपॉर्टेंट बुक है चेस्टर बर्नार्ड की, लेकिन मुझे जहां तक लगता है जोन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात चेस्टर बर्नार्ड भी करते हैं, मुझे एक बार चेक कर लूंगा मैं, आप लोगों को कंफ्यूजन जो है वो क्लियर जरूर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने जहां से लिखा है वहां पे यही सारी चीजें लिखी हुई थी, ठीक है विश्वजीत, आई विल चेक वंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु डिक्लेयर दैट इफ आवर सिविलाइजेशन फेल्स इट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ ए ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हमारा सभ्यता खत्म होता है तो उसका मतलब सिर्फ एक ही कारण होगा, वो है ब्रेक डाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये बात किसने कही है? विश्वजीत आपने हैंड रेज किया है, कोई इशू है, एनी प्रॉब्लम देयर? चलिए तो मैं आपको पोल दे रहा हूं, चलिए वेरी गुड, 12 लोगों ने आंसर किया है, बाकी लोग कहाँ हैं? जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस टिक लगाना है। चलिए वेरी गुड, लेट्स गो। चलिए दिस टाइम श्रद्धा, राहुल, सुलभ, क्या बात है, मात्र 3 लोगों ने करेक्ट आंसर किया है। द करेक्ट आंसर इज डॉनहम, ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डॉनहम जो है वो इस बात को कहते हैं कि अगर कोई सभ्यता फेल होता है तो उसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, जब एडमिनिस्ट्रेशन फेल होगा, ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रख सकते हैं, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव। और देखिए यहाँ पे एक और है, पॉल एच एपलबी, समझा दीजिए विश्वजीत, मुझे लगता है इसमें समझाने, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने दिया भी आप लोगों के लिए, इफ आवर सिविलाइजेशन फेल्स, मतलब अगर हमारी सभ्यता खत्म होती है, वो फेल होती है समथिंग, इट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पता है आपकी लाइफ में भी एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, मतलब हर लोग प्रशासन, कहने का मतलब अनुशासन भी बहुत बड़ी रोल प्ले करता है इसमें, ठीक है। तो यही है कि अगर कोई सभ्यता फेल होता है, इसका मतलब वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से खत्म हो गई हो, तभी कोई सभ्यता खराब हो सकता है, बिगड़ सकता है। ओके, पॉल एच अप्लाबाई, इन्होंने क्या कहा है? एडमिनिस्ट्रेशन इज द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इज द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट एग्जिस्ट विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास कॉन्सेप्ट है, प्रोपाउंडर्स हैं, आपको मैच करना है, मैं आपको पोल प्रोवाइड कर रहा हूं। ओके प्लीज वेट।
चलिए, वेरी गुड। दिस टाइम मनीषा, राहुल, मानसी, सुनीता, विश्वजीत, सोनल, सुलभ, मामुनी, श्रद्धा, क्या बात है, 9 हैज गिवन द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बी। कैसे देखते हैं द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये काफी आसान था, इसलिए सारे ऑप्शन देख रहे हैं, फर्स्ट का 4 दे दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 4, ठीक है, हर्बर्ट साइमन। ओके, नेक्स्ट द इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो काफी आसान है, इसमें किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात किसने की, तो सिर्फ एक ही नाम आता है, वो है, ओके ठीक है जस, ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, आ, आगे से कर दूंगा। तो इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसने इसके बारे में बात किया, तो वो है एफ डब्ल्यू रिक्स, ठीक है, एफ डब्ल्यू रिक्स इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट मतलब आपका बी या तो फिर डी, यही दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट द प्रॉब्लम्स ऑफ साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपका रॉबर्ट डहल ने इसकी आइडिया दिया, 3 प्रॉब्लम्स उन्होंने बताया है, ठीक है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, वो पलम बोला, वो भी इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालन बोरा के बारे में कुछ समझा दीजिए मुझे, एग्जैक्टली राइट ना कुछ बहुत ज्यादा याद नहीं आ रहा है इनके बारे में, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, जैसे अगर बीच में आता है कुछ मैं बता दूंगा, ठीक है, नहीं तो मैं इससे रिगार्डिंग कुछ बता ही दूंगा, ठीक है, प्लीज वेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखने को मिलता है एल टी वाइट, अगर आपसे कभी भी एग्जाम में आए कि फर्स्ट बुक रिटन ऑन फुल्ली डेडिकेटेड टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये आप याद रखिएगा, पहली किताब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लिखी गई जो है वो है आपका एफ एल डी वाइट का, लियोनार्ड ड्वाइट वाइट, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। लियोनार्ड डोपी वाइट जो है उन्होंने फर्स्ट बुक ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखा था, बिल्कुल 1926, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर से किताब है, ऑथर से आपको मैच करना है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं आपको पोल प्रोवाइड कर रहा हूं, टेक योर टाइम। चलिए मैंने 1 मिनट का टाइम दे दिया है, आप लोग आराम से पढ़िए। चलिए 9 लोगों ने आंसर किया है, सोचते सोचते 11 12 13, एक और। चलिए दिस टाइम आई कैन सी दैट विश्वजीत, मानसी, मनीषा, सुनीता, आनंद, श्रद्धा, सुलभ एंड मामुनी, क्या बात है, 8 लोगों ने करेक्ट आंसर किया है। एंड अभी भी बाकी लोग गलत कर रहे हैं, इसमें गलत तो नहीं होना चाहिए, ये काफी आसान क्वेश्चन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस किसने लिखा था, तो ड्वाइट वाल्डो ने लिखा था, ऑप्शन नंबर 3, ए का 3 मतलब ए या तो फिर डी, ये दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है, 2 ऑप्शन पहले से हट गया। नेक्स्ट द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये किन की बुक है, तो ये आपका वी ऑस्ट्रॉम की बुक है, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो याद होगा, ये किसने लिखा था, ये एफ एम मार्क्स ने लिखा है, एफ एम मार्क्स ने लिखा है आपका एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसने लिखा है, तो आपके विलोबी में लिखा है, विलोबी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पे इनकी बात की जाए, चलिए एफएम मार्क्स, एफएम मार्क्स की बात की जाए तो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है, 4 क्लासिफिकेशन किए हैं, कौन कौन से, गार्जियन ब्यूरोक्रेसी, पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी, मेरिट ब्यूरोक्रेसी और बिल्कुल कास्ट ब्यूरोक्रेसी। सर सारे बुक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एक जैसे लगते हैं
बिल्कुल राहुल, आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल मेरिट बेस्ड है। और राहुल जो बोल रहे हैं सर एक जैसे लगते हैं, तो एक जैसे तब तक लगते रहेंगे जब तक आप चीजों को क्लासिफाई नहीं कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको क्लासिफिकेशन माइंड में ऑटोमेटिक एक फिगर बन जाएगा कि ये पहले वाले हैं, ये बाद वाले, मतलब लाइक फेज। ठीक है, अलग अलग जो फेज है, अलग अलग जो फेज है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए लास्ट फेज, लास्ट मैंने स्लाइड कर दिया है। चलिए आई होप ये क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट। चलिए फिर से लिस्ट वन लिस्ट टू आप लोगों को मैच करना है। आइडियाज हैं, बुक्स हैं, मैच कीजिए, मैं आपको बोल दे रहा हूं। चलिए आंसर आराम से कीजिए, यू हैव योर टाइम। चलिए मुझे लगता है क्वेश्चन थ्री में है, सबको लड्डू हाथ में दे दिया गया है, अब जो नहीं खा पाए लड्डू उनकी गलती है। लड्डू आपको हाथों में है, 11 लोगों ने आंसर कर दिया है। चलिए 13 हैज गिवन आंसर, एक लोग और बचे हुए हैं। चलिए लेट्स गो। दिस टाइम आई कैन सी दैट मनीषा, मानसी, सुनीता, राहुल, सोनल, जैस, विश्वजीत एंड श्रद्धा, 8 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। बाकी लोगों ने कैसे गलत कर दिया आंसर? सुलभ, सुषमा, सुधांशु, मामुनी एंड आनंद, इतने लोगों ने गलत आंसर किया। अभी लास्ट स्लाइड में मैंने अभी डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट किसकी बुक है। मैंने डिस्कस किया था, नाम मैंने ये बोला था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो है एक्चुअली वही नाम है, आप उल्टा थोड़ा दिया हुआ है, ये किन की बुक है? तो ये आपका हेनरी फेयोल की है। अगर आप सिर्फ ऑप्शन डी मार्क करोगे तो डी का क्या हो जाएगा? टू। अब ऑप्शन ढूंढिए, डी का टू कौन है? तो मात्र बी है। इसमें तो गलत करने वाला ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन एक जैसा लग रहा है? नहीं, ऑप्शन एक जैसा कैसे लगेगा? क्लियरली देखिए यहाँ पे क्लियर है, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट जो है वो आपके हेनरी फेयोल। ठीक है, ओके। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर इसकी बात करें तो ये आपके मुने एंड रायले की बात है। क्रिएटिव एक्सपीरियंस की बात की जाए तो ये आपके एमपी फॉलेट है। और पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपका लूथर बुलिक एंड उर्विक है। तो इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए थी। चलिए ये सारी चीजें याद रख सकते हैं। फिर थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग रिक्स की। ठीक है, एफ डब्ल्यू रिक्स हम लोग देखने को मिलता है। ए डब्ल्यू रिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जिस समय पॉलिटिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आइडेंटिटी क्राइसिस की फेज चल रही थी, मतलब एक्चुअली में भाई अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, किसी को जब ये भी पता नहीं चल रहा था, तब उस फेज में क्या हुआ कि एफ डब्ल्यू एक्स निकलकर सामने आते हैं और वो बताते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अब जो गोल होनी चाहिए वो डेवलपिंग कंट्रीज की ओर नजर झुकाकर देखनी चाहिए। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में कैसे वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन चल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने कई सारे मॉडल दिए, बाजार कैंटीन मॉडल हो, साला मॉडल हो। ठीक है, इसके बाद उन्होंने उनकी एग्रेरिया इंडस्ट्रियल मॉडल हो, प्रिज्मेटिक सोसाइटी, फ्यूज सोसाइटी, ठीक है, डिफ्रैक्टर सोसाइटी, इसकी वो बात करते हैं। इन सबका जो है ट्रांजिशिया मॉडल, वेरी गुड, इसकी जो बात करते हैं वो एक ही मतलब होता है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में जानना समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रिज्मेटिक सोसाइटी क्या है। अगर हम बात करें प्रिज्म है, ठीक है, आप सबों ने बचपन में किया होगा एक्सपेरिमेंट। तो प्रिज्म में क्या होता है, शुरू में लाइट चलिए, हमारे पास एक टॉर्च है, टॉर्च से जब हम लाइट मारते हैं तो सीधे एक लाइट जाता है। इसमें क्या होता है, अंदर में थोड़ा डिफ्रैक्ट होता है और फिर ये दोनों पूरा फाइल का अलग अलग निकलता है। ठीक है, मतलब क्या है, शुरू में आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूज्ड है, मतलब सब एक में मिला हुआ है। इसको उन्होंने किस कंट्री के बारे में डिनोट किया है? डेवलप्ड, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड? जल्दी से बताएं, ये किसके बारे में? फ्यूज सोसाइटी किसके बारे में? फ्यूज, जल्दी से। अंडर डेवलप्ड, वेरी गुड मनीषा, ये अंडर डेवलप्ड की बात करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद प्रिज्मेटिक सोसाइटी, मतलब जो प्रिज्म के अंदर वाले हैं, जो हल्के हल्के बिखरे हुए हैं, कुछ कुछ मिले हुए भी हैं, जो हल्के हल्के मिले हुए भी हैं, बिखरे हुए हैं, वो किसकी बात करते हैं? विकासशील, वेरी गुड जस्ट।
इसका जो करेक्ट आंसर है मतलब होगा वो होगा आपका भाई जो इंडिया है, जो आपका पाकिस्तान है, जो डेवलपिंग कंट्री है, वहां पे क्या होता है, वहां का ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे तो कुछ लोग पैसे देकर काम करवा ले रहे होते हैं, जबकि कुछ लोग स्टेप बाय स्टेप चक्कर लगवाने पड़ते हैं। मतलब वहां पे बाजार कैंटीन मॉडल और सालर मॉडल काम करता है, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, ठीक है, चीजें काम करती है। वहीं जो आपका लास्ट है, जो आपका है डिफ्रैक्टेड, मतलब सब एक दूसरे से फैला हुआ, ठीक है, सब एक दूसरे से अलग अलग, ये किसकी बात करता है, ये बात करता है वैसा ऑर्गेनाइजेशन, वैसा स्ट्रक्चर, वैसा एडमिनिस्ट्रेशन जहां पर सारे बॉडीज आपको क्लियरली ट्रांसपेरेंसी के साथ देखने को मिलते हैं, और ये कहां मिलेंगे, डेवलप्ड कंट्रीज में, यानी कि विकसित कंट्री में, ठीक है। तो ये बात कौन करते हैं, तो आपके फ्रेडरिक करते हैं, ठीक है, इनको आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद द इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इनको और कई नामों से जाना जाता है, इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बुक है। इनकी अगर बात करें तो इन्होंने इनको फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, याद रखिएगा, फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इकोलॉजिकल यानी कि इकोलॉजी को सबसे पहले किसने यूज किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसमें भी देखने को मिलता है, नाम एक ही आता है, F.W. रिक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजें क्लियर हो गई आप लोगों के लिए, और इसमें बाकी जो चीजें जो लिखी हुई है आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो F.W. रिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the four major issues of public administration were debated in the Minnubru Conference 1968? आपको बताना है 1968 में जो मिन्नुब्रू कॉन्फ्रेंस 1 हुआ था, उसमें किस बात को लेकर डिबेट चल रही थी। ओके okay, चलिए क्या बात है, 13 लोगों ने आंसर कर दिया, एक लोग बचे हुए हैं, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। ओके चलिए लेट्स गो, दिस टाइम मनीषा, मानसी, सुनीता, सोनल, राहुल, विश्वजीत, आनंद, सुषमा, जैस, श्रद्धा, शुभांशु, मामुनी, क्या बात है, 12 लोगों ने करेक्ट आंसर किया है। नेक्स्ट, एक लोगों ने करेक्ट गलत आंसर किया है, कोई बात नहीं, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मैंने शुरू के क्लास से शुरू में फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में मुझे लगता है समझाया था आप लोगों को अभी तुरंत कि मिनोग्रो कॉन्फ्रेंस 1 जो हुआ था उसमें इसलिए हुआ था क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रेलेवेंस प्रोवाइड करना था, इसमें वैल्यू ऐड करना था, इक्विटी की बात करनी थी, और इसमें चेंज ओरिएंटेशन की बात नहीं, 100% पोल नहीं हुआ, एक लोगों का गलत हो गया था, खैर कोई नहीं, जिनका गलत हुआ वो उम्मीद है आगे से गलत नहीं करेंगे क्योंकि ये काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सेड सक्सेसफुल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये भी लड्डू क्वेश्चन है, फ्री फोकट का क्वेश्चन है। चलिए 13 हैज गिवन द करेक्ट आंसर एंड 15, चलिए सभी लोगों ने आंसर कर दिया, बहुत अच्छा। अब देखा जाए रिजल्ट। दिस टाइम राहुल, सुनीता, सोनल, श्रद्धा, विश्वजीत, मानसी, मनीषा, रोहित, सुलभ, सुषमा, जैस एंड मामुनी, 12 लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है ना, बाकी 3 लोगों ने आंसर गलत किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की बात कौन करते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की बात आपके पीटर ड्रकर करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, पीटर ड्रकर जो है वो बोलते हैं सक्सेसफुल मैनेजमेंट तभी होगी अगर आप एक सीईओ हो, आप एक मैनेजर हो, और आपके पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो, कुछ उद्देश्य हो, और जब आप उस उद्देश्य को लेकर काम करोगे तभी तभी क्या होगा, आपके पास मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स और एक सक्सेसफुल सक्सेसफुल मैनेजमेंट हो पाएगी, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, और इनसे रिलेटेड जो डिटेल्स है मुझे लगता है यहाँ पे सारी चीजें प्रोवाइड की हुई है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, और इसमें बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्बर्ट साइमन बिलोंग्स टू विच फेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपको बताना है हर्बर्ट साइमन किस फेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंग करते थे। काफी आसान क्वेश्चन है, ध्यान से दीजिएगा आंसर।
ओके, दिस टाइम मानसी, रोहित, सुलभ, विश्वजीत, जैस, मनीषा, सुनीता, मामुनी, श्रद्धा, 9 has given the correct answer. Very good, congratulations. And the correct answer for this question is थर्ड फेज. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है थर्ड फेज. बिकॉज आप लोगों को पता है फर्स्ट फेज कब हुआ था, 1887 से 1926. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फेज हुआ था बिल्कुल. जो फर्स्ट फेज है वो मेनली माना जाता है किस लिए, तो ये पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी के लिए जाना जाता है. ठीक है, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपको वुड्रो विल्सन थे, जैसे कि आपके फ्रैंक जे गुडनॉ थे, ये सारे जो थिंकर्स थे उन्होंने क्या किया, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डिवीजन करने की कोशिश की. ठीक है, ओके. सेकेंड फेज की बात करें तो ये इस फेज को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल फेज, गोल्डन एरा ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, अगर बात किया जाए कि पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सा ऐसा फेज था जहां पर सबसे ज्यादा थिंकर्स ने सबसे ज्यादा आइडिया दिया और सबसे ज्यादा प्रिंसिपल बनाने की बात की, मतलब उन्होंने ये कहा कि एक तरह से आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो साइंस के आइडिया पे चलता है. तो ये जो है गोल्डन एरा सेकेंड फेज पे बिलोंग करता है, जिसमें आपके विलोबी आते हैं. ठीक है, और भी कई सारे. बिल्कुल. अब क्या है कि देखिए ये लोग तो चल बोलकर चले गए, जैसे कि आपके हेनरी फ्योल है, आपके और भी कई सारे फ्योल हो गए, आपके F.W. टेलर हो गए, आपके और बाकी जो विलोबी हो गए, ये सारे बोल के चले गए भाई प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट होती है. अब आए हर्बर्ट साइमन, अब आते हैं आपके एमपी फॉलेट, अब आते हैं आपके चेस्टर बनार्ड. ये जो है ये लोग बिहेवियरल थिंकर्स होते हैं. अब ये क्या बोलते हैं, बिल्कुल इल्टन मेयो आते हैं. ये लोग क्या बोलते हैं कि खास करके जो आपके ये लोग क्या बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो मेनली है वो एक बिहेवियरल एडमिनिस्ट्रेशन है. जैसी रीति रिवाज होगी, जैसी जरूरत होगी, उसके मुताबिक काम किया जाएगा. ठीक है, तो इसलिए हमें देखने को मिलता है कि इस फेज में हर्बर्ट साइमन बिलोंग करते हैं. वो बोलते हैं कि ये जो प्रिंसिपल बनाने की कोशिश की गई है ये सिर्फ कहावत है, ये फालतू की चीजें, बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं है. क्योंकि मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. मान लेते हैं रोहित जो है, इनको एक महीने के कैरियर में एक महीना भेजा गया कहाँ पे, अमेरिका में काम करने के लिए. ठीक है, वहां पे जाके इन्होंने बड़े अच्छे से आत्मा से एक ऑफिसर के पद पे काम किया. अब इनको रोहित को उठा क्या भेज दिया गया, वहां से उठाकर इंडिया में भेज दिया गया, और इंडिया में कहा एक बहुत ही बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया गया. अब प्रॉब्लम क्या आएगा, रोहित सोचेंगे कि वहां पे जो इतना अच्छा से होता था, स्मूथली काम होता था, वहां लोग मेरी बातों को समझ भी लेते थे, मान भी लेते थे. यहाँ तो कोई मानते भी नहीं है. अब यहाँ लोगों को अगर टेक्निकल टर्म कहा जाए तो वो समझते भी नहीं है. यानी कि रोहित को क्या करना पड़ेगा, समय और परिस्थिति बदलने के साथ साथ अपनी बिहेवियर में, अपनी काम में भी बदलाव करनी पड़ेगी. ठीक है, इसलिए ये लोग जो है हर्बर्ट साइमन, ये खास करके बोलते हैं कि भाई ये क्या है, लाइक प्रोवर्ब्स है, एक कहावत है. इसके बाद आता है आपका फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज. ठीक है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, डिटेल से यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ. फोर्थ फेज की अगर बात करें, थर्ड फेज जो है 1938 से 1947 के बीच में है. इसके बाद फोर्थ एज जो है वो है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, 1948 से 1970, और 1971 से प्रेजेंट जो है वो है आपका पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव. तो अगर कभी भी आपके एग्जाम में आए कि अभी जो है वो किस फेज में हम लोग हैं, तो अभी हम लोग फिफ्थ फेज में है, यानी कि पब्लिक पॉलिसी पे भी काम होती है. अभी ये डिसाइड डिबेट नहीं होता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक टॉपिक है या नहीं है. अभी ये डिबेट होता है कि हाउ टू मेक ए गुड पब्लिक पॉलिसी. ठीक है, बिल्कुल. तो मुझे लगता है ये जो फाइव फेजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे छोड़ दिया मैंने, ये जो स्टेज 4 है, ठीक है, जहां पे ये पता भी नहीं चल रहा पाया था लोगों को कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, यहाँ पे आते हैं आपके एफडब्ल्यू रिक्स. ठीक है, एफडब्ल्यू रिक्स खास करके इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस फेज में. एफडब्ल्यू रिक्स जो है वो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी फेज से निकल कर सामने आते हैं. इन्होंने कई सारी अप्रोचेस यूज किया है. तो क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, चीजें आसान है, समझ में आई? मुझे पता है आप सभी लोगों ने पढ़ के आए हैं, सभी लोगों को पढ़ा हुआ है सारी चीजें, बट अगेन रिवीजन इज इंपॉर्टेंट. रिवीजन इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन आप लोगों को मुझे उम्मीद है हो पा रही है. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड मेनली इंश्योर. यूनिटी ऑफ कमांड मेनली किसकी बात करती है? बिल्कुल सुषमा, सही लिखा आपने. जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उसको देना है. चलिए 13 लोगों ने आंसर कर दिया है. 14, 15, 16, दो लोग कहाँ हैं? चलिए वेरी गुड.
Let's go. This time the correct answer is option number A and Sunita, Mansi, Manisha, Viswajit, Subhanshu, Jaz, Sulabh. 7 has given the correct answer. Correct answer is option number A because unity of command में mainly किस चीज की बात की जाती है? अकाउंटेबिलिटी की। मतलब मान लेते हैं कि आप किसके प्रति अकाउंटेबल हो, तो आपके जो हेड में है, आपके जो ऊपर है, ठीक है, उसके पीछे आप मतलब उसके लिए आप अकाउंटेबल हो, ठीक है, तो इसलिए इसमें अकाउंटेबिलिटी की बात की जाती है यूनिटी ऑफ कमांड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें होता सर पद सोपान में? पद सोपान में हायरार्की की जो बात की जाती है वो किसमें हो सकती है? एक्चुअली आप क्या पूछना चाह रहे हैं मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, डी में। हाँ, बोल सकते हैं पद पद सोपान में आप बोल सकते हैं हायरार्की में कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर ऊपर से कोई अगर कमांड किया गया है, अगर इन सबों के बीच में अपनी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो फिर नीचे वाला व्यक्ति बात मानेगा ही नहीं, बोलेगा हम क्यों माने। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है किसी भी हायरार्की को फॉलो करवाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not one of the main characteristics of Taylor's scientific management? आपको बताना है कि इनमें से एक टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट में से कौन से एक आइडिया है जो इसमें से नहीं है। मुझे लगता है एक क्वेश्चन काफी आसान हो गया है क्योंकि पहले मैंने डिस्कस किया है, फिर भी चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर। चलिए लेट्स गो। दिस टाइम मनीषा, मानसी, सोनल, सुनीता, विश्वजीत, रोहित, सुधांशु, सुलभ, मामनी, सोनल, राहुल, श्रद्धा। वेरी गुड, 12 लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया। कांग्रेचुलेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए इसमें टाइम एंड मोशन स्टडीज ये तो पहले डिस्कस किया गया था। इसमें डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम जो है वो भी बात किया गया था। फंक्शनल फॉरमैनशिप की तो बात ही है। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, नो, वर्कर्स जो थे वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते थे डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग जो था वो आपका जो टॉप मोस्ट जो होते थे मैनेजर, सिर्फ वही इसमें रोल प्ले करते थे, बाकी लोगों का कोई मतलब नहीं होता था। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लीजिए। Who among the following make distinction between public administration and private administration? एक दो तीन चार नहीं, ना जाने कितने बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए मैं पोल दे रहा हूं आप लोगों को। चलिए ओके, दिस टाइम मनीषा, सुलभ, सुनीता, मानसी, सोनल, रोहित, विश्वजीत, सुषमा, 8 हैज गिवन द करेक्ट आंसर एंड बाकी लोगों ने ऑप्शन गलत मार्क किया। इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पॉल एक्सप्लाबाई, हर्बर्ट साइमन एंड जोसिया स्टाम्प। ये तीन ऐसे थिंकर्स हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं, बोलते हैं दोनों अलग अलग है। क्या इसको देखिए, अब इसको समझाते हैं कैसे याद रख सकते हैं। ध्यान रखिए, पाउल जो है, ठीक है, बस इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, पाउल जो है, पाउल साइमन के साथ मिलकर, ठीक है, पाउल जो है साइमन के साथ साथ मिलकर स्टाम्प लगाता है। ठीक है, पाउल साइमन के साथ मिलकर स्टाम्प लगाता है और कहां पे? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों जो अलग अलग है उस पर स्टाम्प लगाता है। तो बोलते हैं तीनों कि ये दोनों अलग अलग है, मतलब पाउल साइमन मिलकर स्टाम्प लगाए। या आप लोगों को बाकी जैसे याद रखना है, JP2H, बिल्कुल आप जैसे याद रखना है। चलिए
चलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए इस टाइम 15 लोगों ने आंसर कर दिया है, एक लोग बचे हुए हैं। चलिए वेरी गुड। दिस टाइम मानसी, सुनीता, सोनल, मनीषा, आनंद, दीक्षा, सुलभ, जस, राहुल, सुषमा, विश्वजीत एंड सुभ्रांशु 12 has given the correct answer. Very good, congratulations. The correct answer is option number C. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिका जो पब्लिक अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किताब है वो आपके विंसेंट ऑस्ट्रॉम की है जो 1974 में आई थी। एंड इसकी जो थीम है वो क्या है, पब्लिक पॉलिसी अप्रोच है, यानी कि पब्लिक पॉलिसी के बारे में ये किताब जो है वो बात करती है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए ये बता दीजिए, हु इज नोन एज फादर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के मेन प्रपोंडर या फादर ग्रुप में हम किन्हें जानते हैं। हु इज कॉमनली नोन एज फादर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। लास्लेट, नो, पीटर लास्लेट कहां से आ गया पे, बिल्कुल हरोल्ड लॉसवेल, हरोल्ड लॉसवेल, ठीक है, HAROLD, हरोल्ड लॉसवेल, ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए लॉस, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट ओके, ये बताइए कि इनकी इंपॉर्टेंट किताब, इनकी इंपॉर्टेंट किताब पॉलिसी साइंस, पॉलिसी साइंस लगता है इन्हीं की है क्या। जी बिल्कुल, द पॉलिसी साइंस इनकी है, इनकी है, ओके। एक और याद रखिए, इनकी एक और इंपॉर्टेंट बुक है, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, बिल्कुल, यस यस यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज, आपको बताना है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को और किस नाम से जाना जाता है। चलिए ओके, तो मानसी, मनीषा, श्रद्धा, रोहित, आनंद, जैस, सुनीता, राहुल, सुषमा, सुलभ एंड मामुनी, वेरी गुड, 11 has given the correct answer, very good, congratulations. The correct answer is option number C, मैकेनिस्टिक थ्योरी, ठीक है, बिल्कुल, मैकेनिस्टिक थ्योरी को क्या कहा जाता है, एक क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। ओके ये बताइए, ओके ये बताइए कि इस मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से कौन कौन से थिंकर बिलोंग करते हैं। व्हाट आर द नेम ऑफ द थिंकर्स हु बिलोंग टू दिस फेज, आई एम वेटिंग। बिल्कुल, FW टेलर करते हैं, और कौन करते हैं, गुली कुर्बिक भी करते हैं, फेयोल भी करते हैं, बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल, और कौन करते हैं, मैक्स वेबर, ठीक है, याद रखिए मैक्स वेबर भी करते हैं, विल्सन नहीं करते हैं, विल्सन नहीं, मैक्स वेबर, ठीक है, मैक्स वेबर, बिल्कुल। चलिए आगे, तो ये सारी चीज याद रखिए। फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी कौन माने जाते हैं, हु इज कंसिडर्ड फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। बहुत आसान है, मुझे लगता है इसमें किसको नहीं पता होगा, कोई ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, इल्टन मेयो, ठीक है, इल्टन मेयो एक साइकोलॉजिस्ट थे, बोल सकते हैं, और वो बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे। एक एक्सपेरिमेंट किए थे जिसको कहा जाता है हॉर्सन एक्सपेरिमेंट, 1924 से 1927 30 तक एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है, कहाँ पे, तो आपके अमेरिका के वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो में यह एक्सपेरिमेंट किया गया था। कौन कौन सी एक्सपेरिमेंट थी, कौन कौन सी एक्सपेरिमेंट थी, कोई बताएंगे क्या, कौन कौन, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी, याद रखिएगा, बिल्कुल, क्या क्या नाम था, रिले असेंबली, रिले असेंबली थी, बिल्कुल, ग्रेट इल्यूजन एक्सपेरिमेंट था, बिल्कुल, बैंक वाइडिंग, बिल्कुल, इंटरव्यू था, बिल्कुल, इंटरव्यू की भी एक थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा वो कौन सा टर्म था, बिल्कुल,
राहुल आप जो बोल रहे हैं एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स, ये मेनली वो जो इंटरव्यू किए थे उसमें इनकी बात की गई थी कि आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, उनको आपको कैसी लगती है, मतलब हाउ डू यू फील। ठीक है, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। और इनकी जो किताब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी जो किताब है वो बड़ा एक ही जैसा किताब है। जितनी सारी सारी तीन किताबें मुझे लग रहा है वो तीनों एक ही जैसी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question, question number 19. Leadership is the ability of manager to induce the subordinate to work with confidence and zeal. Leadership is the potential of to influence the behavior of others. ये बात किसने कही, आपको बताना है हिंदी में। ओके, मैं हिंदी में बताता हूँ। मतलब लीडरशिप यानी कि नेतृत्व के बारे में किसने यह कहा है कि ये किसी भी मैनेजर का एक एबिलिटी है टू इंड्यूस द सबऑर्डिनेट, जो अपने से नीचे के वर्कर्स में ये इंड्यूस करे, उसको इसके काबिल बना दे या उसको इस बात के लिए प्रेरित करे कि आप कॉन्फिडेंस एंड जील, मतलब पूरी उत्साह और लगन से अगर काम करो। अगर कोई लीडर अपने सबऑर्डिनेट से, अपने नीचे वाले व्यक्ति से पूरे कॉन्फिडेंस एंड जील से काम करवाता है तो उसे लीडर कहा जाएगा। ये बात किसने कहा था, आपको ये बताना है। ठीक है, मैं आपको पोल दे रहा हूं। चलिए, वेरी गुड, 14 लोगों ने आंसर कर दिया, क्या बात है, वेरी गुड। एक लोग बचे हुए हैं। चलिए लेट्स गो, मजा आएगा इस टाइम। देखिए, मानसी, सुनीता, मनीषा, मात्र 3 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, क्या बात है। एंड एंड मनीषा, इन तीनों ने इतना कॉन्फिडेंस है कि सर ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये लोग आंसर, मतलब ये लोग इस बात को नहीं कहें। वेरी गुड। इस बात को एक्चुअली किसने कहा था, बिल्कुल बिल्कुल, ओ डैनियल, ये लोगों ने कहा था, मतलब कुंस एंड ओ डोनियल। ठीक है, ये दोनों ने इसकी बात, डैनियल बेल नहीं, नो 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 जैस, डैनियल बेल नहीं कहा था। यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है, कुंस एंड ओ डोनियल। ठीक है, ये जो ऐसे थिंकर्स हैं कि लीडरशिप का मतलब क्या है कि आप अपने सबऑर्डिनेट को इतना प्रेरित करो कि उनसे काम करवा लो विद कॉन्फिडेंस एंड जिल, मतलब पूरे उत्साह और लगन के साथ। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। नेम द स्कॉलर हु एनालाइज्ड लीडरशिप एज सर्कुलर रेस्पॉन्स। मुझे लगता है लड्डू क्वेश्चन है, एंड इससे आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। चलिए, फिर भी आपको आंसर करना है, मैं आपको पोल प्रोवाइड कर रहा हूं। बिल्कुल, 13 लोगों ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड। चलिए, दिस टाइम मानसी, राहुल, मनीषा, सुनीता, श्रद्धा, सोनल, जैस, सुषमा, सुलभ, शुभ्रांशु, इस पर 10 लोगों ने करेक्ट आंसर किया है, फिर से 4 लोगों का आंसर गलत हो गया है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, एम पी फॉलेट। सर इस क्वेश्चन को देख बहुत बुरा लगता है, ऐसा क्यों सुषमा, क्या हो गया। इस क्वेश्चन को देख के बहुत बुरा लगता है, ऐसा क्या हुआ, एमपी फॉलेट से गुस्सा है क्या आप। चलिए, तो करेक्ट आंसर इज मैरी पार्कर फॉलेट। ठीक है, मैरी पार्केट फॉलेट, मैरी क्या, अच्छा, अगर सुषमा कुछ वैसी बात हो तो आप मुझे कह सकते हैं। ठीक है, पर्सनली आप कह दीजिएगा। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो आई एम हियर टू हेल्प इन ऑल द पॉसिबल वेज। ठीक है, डोंट टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो इसमें जो है सर्कुलर रिस्पॉन्स लीडरशिप को आप कहते हैं एमपी फॉलेट। चलिए, आप जल्दी से नाम बताएं, एमपी फॉलेट को आप लोग कैसे जानते हैं, हाउ एमपी फॉलेट, आइडियाज, बुक्स, जल्दी से, व्हाट आर द थिंग्स। अच्छा, स्टेटमेंट क्वेश्चन को देख के गुस्सा आता है, हो सकता है, बिल्कुल क्रिएटिव एक्सपीरियंस की बात की है इन्होंने। और ये एक ऐसे प्रथम व्यक्ति है जो आपका
क्लासिकल फेज से बिहेवियरल फेज में एक ब्रिज की जैसा काम करती है, ठीक है। एमपी फॉलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या याद आता है? द न्यू स्टेट, वेरी गुड। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करती है, इंटीग्रेशन की बात करती है, बिल्कुल, डोमिनेंस की बात करती है, द क्रिएटिव एक्सपीरियंस। और क्या याद आता है इनसे? व्हाट आर मोर थिंग्स यू रिमेंबर अबाउट एमपी फॉलेट? बिल्कुल, डोमिनेशन, सर्कुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द न्यू स्टेट, क्रिएटिव एक्सपीरियंस, 1924, इंटीग्रेशन, डोमिनेशन एंड एक और था क्या सर बताइए? ओके ओके, आप क्या लिख रहे हैं सुषमा सर बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चलिए ठीक है, ओके चलिए। अब ये बता दीजिए, चेस्टर आई बर्नार्ड, चेस्टर बर्नार्ड का कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है? बिल्कुल, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट नहीं था, आई थिंक लोकसभा था। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल। ये जो बुक है, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव था, ठीक है। आप थोड़ा सा उल्टा बोल रहे हैं, बिल्कुल। फंक्शंस ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव था, अच्छे से देख लीजिएगा। और ये जो बुक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। ये 1896 में आई है, 1896 में ये किताब आई है। बुक का पूरा नाम है द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो चेस्टर बर्नार्ड को मेनली हम जानते हैं किस लिए से, तो इनका एक इंपॉर्टेंट किताब जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सुषमा ने लिखा है कॉम्प्रोमाइज, इंटीग्रेशन एंड डोमिनेशन, बिल्कुल, वेरी गुड, यही करेक्ट है। और इसमें से इंटीग्रेशन जो है वो सबसे बेस्ट मेथड है किस चीज को सॉल्व आउट करने का, बिल्कुल। चलिए, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। एंड इन्होंने क्रिएटिव एक्सपीरियंस की बात की है, इनकी किताब भी है। ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो मुझे लगता है कि दिस ऑल अबाउट टुडे, ऑल ऑफ यू हैव मस्ट एंजॉय द क्लास। आप